everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel please do not forget to subscribe our amazing channel। और अभी जो हम चैप्टर कंटिन्यू में है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोबायोलॉजी विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन बायोमॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमें टोटल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक में मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स पढ़ने हैं, सेकेंड टॉपिक में पॉलीसैकेराइड्स पढ़ने हैं एंड थर्ड टॉपिक में ग्लाइको कंजुगेट्स पढ़ने हैं। ग्लाइको कंजुगेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटियोग्लाइकन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में पढ़ने हैं। सो ग्लाइको कंजुगेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स है। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स पढ़े थे। मोनोसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ओपन चेन क्लोज चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारे चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था, इस लेक्चर में डिस्कस किया था। सो मोनोसैकेराइड्स लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइको कंजुगेट्स को समझने के लिए। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में, कौन कौन से डाइसैकेराइड्स पढ़ने हैं, डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, डाइसैकेराइड्स में कौन कौन से लिंकेज इन्वॉल्व होते हैं, कौन से डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग है, कौन से डाइसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग है, उनका बेसिस क्या होता है, मींस रिड्यूसिंग शुगर को डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया होता है। ये सारी चीजें हम डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। बट डाइसैकेराइड्स टॉपिक को समझने के लिए आपको मोनोसैकेराइड्स टॉपिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ओपन चेन से क्लोज चेन का फॉर्मेशन कैसा होता है, एडोमेरिक कार्बन क्या होते हैं, ईपीमर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझना है। सो इस लेक्चर को देखने से पहले आप ये लेक्चर को पूरा तरह से आप समझ लीजिए, देन आप इस लेक्चर पे आएंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डाइसैकेराइड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल द स्टैंडर्ड एग्जाम्स, CSIR नेट JRF, DBT JRF, ICMR JRF एज वेल एज गेट एग्जाम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड्स की अगर बात करें तो डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डाइसैकेराइड। पहला क्वेश्चन है कि डाइसैकेराइड होता क्या है। डाइसैकेराइड के बारे में समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइसैकेराइड्स होते क्या है। डाइसैकेराइड्स इसके मतलब इसके वर्ड में छिपा हुआ है। डाइसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, पहला डाई और दूसरा सैकेराइड्स है। डाई का मतलब होता है 2 एंड सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, मीन्स वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट हैं उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि डाइसैकेराइड क्या होता है। डाइसैकेराइड क्या होता है, वैसा शुगर, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स का जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। सपोज दैट कि ये एक स्फीयर है जिसको हम मानते हैं कि ये फर्स्ट मोनोसैकेराइड्स है, ये दूसरा स्फीयर है जिसको हम मानते हैं ये दूसरा मोनोसैकेराइड यूनिट है। अब ये दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़े रहते हैं इस कोवैलेंट बॉन्ड से, और इस कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इस कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं O लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरा होते हैं N लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, O लिंक्ड एंड N लिंक्ड। डाइसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स ज्वाइंट कोवैलेंटली बाय एन O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइंट होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड O लिंक्ड भी होते हैं, N लिंक्ड भी होते हैं। अभी हम फोकस करेंगे O लिंक्ड पे और N लिंक्ड को हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम O लिंक्ड को समझते हैं। O linked glycosidic bond which is formed when hydroxyl group of one sugar reacts with anomeric carbon of the other, means अगर 2 शुगर है
तो दो शुगर किस चीज से जुड़े रहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है एक मोनोसैकेराइड यूनिट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, रिएक्शन होता है किसके, दूसरे जो मोनोसैकेराइड यूनिट है उसके एनोमेरिक कार्बन से। दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिटल फ्रॉम ए हेमी एसिटल एंड एन अल्कोहल। ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, मींस ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है एसिटल के फॉर्मेशन को। और ये एसिटल कैसे बनता है, ये एसिटल बनता है हेमी एसिटल से एंड अल्कोहल से। मींस हेमी एसिटल एंड अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होगा। हेमी एसिटल एक मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे और दूसरा अल्कोहल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो सेकेंड शुगर मॉलिक्यूल होगा। सपोज दैट कि ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, एक मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है, तो जो फर्स्ट मोनोसैकेराइड होंगे वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे एसिटल का फॉर्मेशन, और ये किस फॉर्म में रहेंगे, ये हेमी एसिटल के फॉर्म में रहेंगे। और हेमी एसिटल दूसरे के OH से रिएक्ट करेगा, दूसरे शुगर के OH से रिएक्ट करेगा। सो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, उसी को बोलते हैं क्या, उसी से फॉर्मेशन होता है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको अच्छे से समझते हैं। ये जो रिएक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ एसिटल फ्रॉम हेमी एसिटल, कीटल फ्रॉम हेमी कीटल। ये इस रिएक्शन का फॉर्मेशन, ये रिएक्शन कैसे होता है ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया है। सो दिस इज द एल्डिहाइड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, या तो उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है या तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। सो पहले हम एल्डिहाइड के बारे में समझते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, जिसमें टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप होता है, मींस जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे होता है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बनाता है। जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप इंटरमीडिएट पोजीशन पे होता है उसको बोलते हैं कीटोन। सो एल्डिहाइड में क्या हुआ, COH, देन अल्कोहल का ROH। अब ये हेमी एसिटल का फॉर्मेशन कैसा होगा, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसमें दो एटम है, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड इसकी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। इस पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। सिमिलरली ROH की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ROH। ROH में जो OH बॉन्ड है, OH में दो एटम है O एंड H। O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो इसका बॉन्ड यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस। अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, OH बनाएगा। लेकिन अब ये OR कहाँ जाएगा, OR माइनस है तो OR ये कार्बोकैटायन पे जाएगा, कार्बन प्लस है तो ये कार्बन से OR अटैच हो जाएंगे। एंड दिस इज द हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या हुआ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमी एसिटल। हेमी एसिटल में क्या होगा, एक कार्बन पे एक R एक H तो होगा ही, इसमें OH और OR होंगे। लेकिन जब ये एसिटल में कन्वर्ट होगा तो ये OH भी OR में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये हेमी एसिटल दूसरे अल्कोहल ग्रुप से क्या करेगा, दूसरे अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, OH क्या करेगा, यहाँ पे भी ROH है वो इसी तरह से अरेंज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, O पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस है। सिमिलरली यहाँ पे जो OH है, यहाँ पे जो OH है और ये कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस और ये प्लस है। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये OH माइनस रिलीज करेगा, और OH माइनस जब रिलीज होगा तो यहाँ से OR यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीटल। कीटल भी वैसे ही बनता है। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के लिए एसिटल का फॉर्मेशन होना जरूरी है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है हेमी एसिटल से एंड अल्कोहल से, हेमी एसिटल एंड अल्कोहल से। मीन्स ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा। मीन्स एक जो शुगर मॉलिक्यूल होंगे वो हेमी एसिटल के फॉर्म में होंगे और दूसरे शुगर मॉलिक्यूल का OH ग्रुप के साथ रिएक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा।
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर readily hydrolyzed by acids but resist cleavage by base है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो एसिड से readily hydrolyzed हो जाता है और बेस से क्लीवेज को रेजिस्ट करता है, मीन्स बेस से क्लीवेज नहीं होता है, बेस से हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है। Thus disaccharides can be hydrolyzed to yield their free monosaccharide components by boiling with dilute acids है। अभी हमने क्या पढ़ा लास्ट लाइन में, अभी हमने पढ़ा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में जो हाइड्रोलिसिस होती है वो एसिड के प्रेजेंस में होती है, बेस के प्रेजेंस में नहीं होती है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का हाइड्रोलाइजेशन एसिड के प्रेजेंस में होता है, बेस के प्रेजेंस में नहीं होता है। इट मीन्स कि डाइसैकराइड से मोनोसैकराइड यूनिट को अगर अलग अलग करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा। कैसे? बॉइलिंग विथ डाइल्यूट एसिड से, क्योंकि बेस से तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है डाइसैकराइड का, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। So n glycosidic bond joins the anomeric carbon of a sugar to a nitrogen atom of a glycoproteins and a nucleotide। n ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनेगा? n ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो शुगर के बीच में बनेगा। n ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनेगा? n ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है एक शुगर का एनोमेरिक कार्बन किसके साथ रिएक्ट करता है? ग्लाइकोप्रोटीन के नाइट्रोजन एटम के साथ या न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजन एटम के साथ है। सो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और इसीलिए इसको एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। The oxidation of sugar's anomeric carbon by cupric or ferric ion, the reaction that defines the reducing sugar occurs only with the linear form which exists in equilibrium with the cyclic form। So ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, शुगर के एनोमेरिक कार्बन की ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्यूप्रिक आयन और फेरिक आयन के साथ रिएक्शन होता है और ये कब होता है? जब होगा तब ये लीनियर फॉर्म में होगा। मीन्स ये वाला फॉर्म जो है ओपन चेन है, दैट इज लीनियर फॉर्म, एंड दिस इज द क्लोज फॉर्म, दैट इज द क्लोज चेन फॉर्मेशन। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो एनोमेरिक कार्बन का होगा वो किस फॉर्म में होगा? लीनियर फॉर्म में होगा। और ये लीनियर फॉर्म और क्लोज फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। जो साइक्लिक फॉर्म होते हैं और लीनियर फॉर्म होते हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। सो व्हेन द एनोमेरिक कार्बन इज इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट शुगर रेजिड्यू कैन नॉट टेक द लीनियर फॉर्म एंड देयरफॉर बिकम्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से ओपन चेन एंड क्लोज चेन में कन्वर्ट होता है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिटेल में समझा था, यहाँ भी समझते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने आपको क्या सिखाया था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे लिखते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो पहले हम 6 कार्बन को इस चेन में अरेंज कर लेते हैं। सो ये क्या हो गया? ये 6 कार्बन हो गया। 6 कार्बन का जो टॉप का फर्स्ट कार्बन होगा उस पे क्या होगा? कार्बोनाइल कार्बन होंगे, मीन्स दिस इज द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। सो जो सबसे लास्ट में होगा उसको बोलते हैं CH2OH, वहां पे CH2OH ग्रुप होगा। नाउ ये फर्स्ट कार्बन है क्योंकि इस पे कार्बोनाइल ग्रुप है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, ये 6 टोटल 6 कार्बन हुआ। अब ये जो फिफ्थ कार्बन है यहाँ से हम पुट करेंगे OH एंड H। सो यहाँ से फिफ्थ से लेके सेकेंड तक जाएंगे ऑर्डर में। सो फिफ्थ कार्बन पे जो होगा OH, फोर्थ कार्बन पे OH, थर्ड कार्बन पे H एंड सेकेंड कार्बन पे OH। इसके जस्ट अपोजिट में अगर OH है तो H लगाएंगे, H है तो OH लगाएंगे, OH है तो H लगाएंगे, OH है तो H लगाएंगे। मीन्स आपको सिर्फ ये ऑर्डर याद रखना है, OH OH H OH है। अब ये साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है? क्योंकि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन में कार्बन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, तो इससे क्या होगा? इनके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये माइनस और इस पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। सिमिलरली अब ये रिएक्ट किससे करेगा? ये रिएक्ट करता है किससे? जो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पे OH है उससे। सो यहाँ पे मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन कौन सा है?
अगर सेकेंड कार्बन की बात करें तो ये कायरल कार्बन है, थर्ड कार्बन भी कायरल कार्बन है, फोर्थ कार्बन भी कायरल कार्बन है, फिफ्थ कार्बन भी कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का डेफिनेशन क्या होता है? वैसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। अब ये जो फिफ्थ कार्बन पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH इस तरह से अरेंज है, ये OH इस तरह से अरेंज है। OH ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, और इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है। सो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज होगा। अब ये H+ इस ऑक्सीजन से जाकर रिएक्ट करेगा और ये OH बना देगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो ये कहाँ रिएक्ट करेगा? इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा। इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा तो कुछ इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स राइट में है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो इस तरह से कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे CH2OH है। CH2OH हमेशा ऊपर होता है। अब ये जो फर्स्ट नंबर पे कार्बन है, फर्स्ट नंबर पे OH है, ये राइट में है। अगर राइट में है तो इसको नीचे लिखेंगे, अगर ये लेफ्ट में होगा तो इसको ऊपर लिखेंगे। ये राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। तो पहले हम कंसिडर करते हैं राइट में, तो हमने इसे नीचे लिखा है। देन सेकेंड कार्बन पे OH है तो ये OH नीचे आएगा। थर्ड कार्बन पे H नीचे है, H राइट साइड में है तो यहाँ पे H नीचे आएगा। फोर्थ कार्बन पे OH राइट साइड में है तो यहाँ पे OH नीचे आएगा। देन हाइड्रोजन जो लेफ्ट पार्ट में है वो सबको ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे CH2OH और ये जो OH है एनोमेरिक कार्बन पे, ये जो कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। सो कार्बन नंबर फर्स्ट इज एनोमेरिक कार्बन। तो अगर कार्बन नंबर फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन है, इस एनोमेरिक कार्बन पे जो OH है, ये OH अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मीन्स OH नीचे और CH2OH ऊपर, देन इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म। लेकिन अगर ये OH ऊपर रहेगा, मतलब CH2OH और OH सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो ये क्या होगा? बीटा फॉर्म। और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू इंटर कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। अब हम समझते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। तो अगर एक मोनोसैकेराइड और दूसरा मोनोसैकेराइड, दोनों मोनोसैकेराइड है, दोनों में एनोमेरिक कार्बन होगा। अगर ये दोनों का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो उस तरह के शुगर को क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसके लिए अवेलेबल नहीं होगा क्या? ये कार्बोनिल ग्रुप जो कि ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए इनका फ्री होना जरूरी है। अगर ये बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये फ्री नहीं हो पाएंगे, और फ्री नहीं होंगे तो ये ऑक्सीडाइज होकर COOH ग्रुप नहीं बनाएंगे, और ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो दूसरे को रिड्यूस नहीं करेंगे। सो वैसे डाइसैकेराइड जिसमें O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन अगर एक एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज सुक्रोज। एंड रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो माल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे आएंगे। तो so in describing disaccharides or polysaccharides, the end of a chain with a free anomeric carbon, one not involved in glycosidic bond, is commonly called as reducing end। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसा मोनोसैकेराइड या वैसा डाइसैकेराइड, सपोज दैट कि ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एक एंड जो होगा वहां पे क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन नहीं होगा, वहां पे एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होगा। तो जो वैसा एंड जिस एंड पे एनोमेरिक कार्बन नहीं हो उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। लेकिन वैसा एंड जिस पे एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट हो, फ्री हो, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड। सो डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स रिड्यूसिंग भी हो सकता है, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है, लेकिन मोनोसैकेराइड्स ऑलवेज रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स में हमेशा एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है।
नाउ डाइसैकेराइड्स माल्टोज, माल्टोज की बात करें तो माल्टोज 2 ग्लूकोज यूनिट से बनते हैं, फर्स्ट ग्लूकोज एंड सेकंड ग्लूकोज। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। ये क्या बता रहा है? माल्टोज के फॉर्मेशन। यहाँ पे अब मैं आपको सिखाती हूँ कि माल्टोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने ऑलरेडी सिखा दिया कि ग्लूकोज का क्लोज चेन या साइक्लिक चेन कैसे बनाते हैं। ग्लूकोज का साइक्लिक चेन है ये, दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन जो कि एनोमेरिक कार्बन है, और यहाँ पे ये हेमी एसिटल के फॉर्म में है। क्यों हेमी एसिटल के फॉर्म में है? क्योंकि इस कार्बन पे ये OR है बट ये OH है, तो ये हेमी एसिटल के फॉर्म में है। एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH OR के फॉर्म में हो तो वो एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द हेमी एसिटल, दिस इज द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन जो कि एनोमेरिक कार्बन है। ये क्या है? एनोमेरिक कार्बन है, जिसको मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किया है। इस एनोमेरिक कार्बन पे OH जो है वो फ्री है, लेकिन ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब इस फोर्थ कार्बन की बात करें तो ये एनोमेरिक कार्बन नहीं है। एक मोनोसैकेराइड में सिर्फ एक एनोमेरिक कार्बन होते हैं, और वो कार्बन होगा जो इस ऑक्सीजन से बाइंड होगा। क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन बाइंड होता है, और यही कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, कार्बोनाइल कार्बन होता है, एनोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट होता है। सो ये जो एनोमेरिक कार्बन है यहाँ पे इस ग्लूकोज का फ्री है, बट इस ग्लूकोज की बात करें तो इस ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन है इसका OH है, रिएक्ट करेगा दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के उस OH से जो कि एनोमेरिक कार्बन पे नहीं है। तो इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा? OH H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, एंड इट इज बेसिकली क्लाइजन कंडेंसेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच में बनेगा? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एनोमेरिक कार्बन है एंड दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एनोमेरिक कार्बन नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो ग्लूकोज बनेंगे 1 और 4 के बीच में बनेंगे, इसलिए इसको नोमेनक्लेचर जब करते हैं अल्फा डी ग्लूकोपिरानोसाइल 1,4-D ग्लूकोपिरानोज। ये कार्बन क्या है? ये कार्बन इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन है और ये फ्री है। मींस ये किस तरह का शुगर होगा? रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा? अभी मैंने आपको सिखाया रिड्यूसिंग शुगर वैसे शुगर होते हैं जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा। रिड्यूसिंग शुगर वैसे शुगर होंगे जिसका एनोमेरिक कार्बन क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा। एनोमेरिक कार्बन क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा। और जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो माल्टोज किस तरह का शुगर है? माल्टोज इज ए टाइप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसका ये एनोमेरिक कार्बन फ्री है। जब ये लीनियर चेन में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। यही चीज आपको इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। डाइसैकेराइड माल्टोज कंटेन्स डी ग्लूकोज रेजिड्यू ज्वाइंड बाय ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ वन ग्लूकोज रेजिड्यू एंड C4 ऑफ अदर। मीन्स एक ग्लूकोज रेजिड्यू के C1 और दूसरे ग्लूकोज रेजिड्यू के C4 के बीच में क्या बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है इसलिए इसको O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। अगर इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के साथ होता है तो वो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। सो बिकॉज द डाइसैकेराइड रिटेन्स फ्री एनोमेरिक कार्बन C1 ऑफ द ग्लूकोज रेजिड्यू ऑन द राइट, माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज में रिड्यूसिंग शुगर है। क्योंकि इसका एनोमेरिक कार्बन फ्री है। दो मोनोसैकेराइड है, एक मोनोसैकेराइड का एनोमेरिक कार्बन O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व है, बट दूसरे मोनोसैकेराइड का O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है, एनोमेरिक कार्बन जो है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, वो फ्री है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। द कन्फिग्रेशन ऑफ एनोमेरिक कार्बन एटम इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज अल्फा। अब इस जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व है कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, उसका कन्फर्मेशन क्या है? उनका कन्फिग्रेशन क्या है? उनका कन्फिग्रेशन है अल्फा, क्योंकि ये OH नीचे की तरफ है। अगर OH नीचे की तरफ होगा तो वो अल्फा होगा, अगर OH ऊपर की तरफ होगा तो बीटा होगा। द ग्लूकोज रेजिड्यू विद द फ्री एनोमेरिक कार्बन इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन अल्फा एंड बीटा पिरानोज फॉर्म।
The name reducing disaccharides such as maltose unambiguously and especially to name more complex oligosaccharides several rules are followed. Means अगर किसी डाइसैकेराइड का नामकरण करते हैं, जैसे यहाँ पे माल्टोज का करते हैं, तो उसमें बहुत सारे रूल्स फॉलो होते हैं. किसी भी डाइसैकेराइड को नोमेनक्लेचर करने के रूल्स फॉलो होते हैं. जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स फॉलो होते हैं. उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आईपेक नेम के लिए बहुत सारे रूल्स फॉलो होते हैं. सिमिलरली यहाँ पे डाइसैकेराइड्स को नोमेनक्लेचर करने के लिए काफी सारे रूल्स फॉलो होते हैं. वो रूल्स क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे. बाय कन्वेंशन द नेम डिस्क्राइब्स द कंपाउंड विथ इट्स नॉन रिड्यूसिंग इन टू द लेफ्ट एंड वी कैन बिल्ड अप द नेम इन द फॉलोइंग ऑर्डर. बाई कन्वेंशन हमें पहला स्टेप क्या लेना है, पहला स्टेप ये लेना है कि जो नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा वो लेफ्ट में होगा. सो दिस वन इज द नॉन रिड्यूसिंग एंड, क्योंकि यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन नहीं है. जिस एंड पे एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा वो रिड्यूसिंग एंड होगा, जिस एंड पे एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा. सो पहला स्टेप ये होगा कि जब भी हम डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करें, हम एनोमेरिक कार्बन जो फ्री नहीं है, जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे, जो रिड्यूसिंग एंड है उसको हम राइट में लिखेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, गिव द कॉन्फ़िगरेशन अल्फा और बीटा एट द एनोमेरिक कार्बन ज्वाइनिंग द फर्स्ट मोनोसैकेराइड यूनिट टू द सेकेंड. अब यहाँ पे पहला क्या है, अल्फा या बीटा देंगे. अब ये जो पहला ग्लूकोज यूनिट है ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन का है या बीटा कॉन्फ़िगरेशन का है. सो इट इज अल्फा कॉन्फ़िगरेशन. तो पहला क्या लिखेंगे, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो हमेशा डी फॉर्म में होते हैं. देन ये ग्लूकोज किस फॉर्म में है, डी फॉर्म में है. देन ये यहाँ पे हम डी लिखेंगे. देन सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, नेम द नॉन रिड्यूसिंग एंड टू डिस्टिंग्विश 5 and 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर. 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है तो वो फुरानो होगा, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है तो पिरानो होगा इनटू द नेम. सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, पिरानो या फिर फ्यूरानो ऐड करेंगे. अगर 5 मेंबर्ड है तो फ्यूरान एंड 6 मेंबर है तो पिरान. तो यहाँ पे कितने मेंबर रिंग है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन. 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 का रिंग है, 6 एटम का रिंग है जिसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है. तो यहाँ पे क्या होगा, पिरानो. एंड क्या है, ग्लूकोज है तो ग्लूकोपिरानो हो जाएगा. देन इसके बाद नेक्स्ट है, इंडिकेट इन द पैरेंथेसिस द 2 कार्बन एटम ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विथ एन arrow in connecting the 2 numbers, that is alpha 1 4 shows that C1 of the first named sugar residue to joined to the C4 of the second. So next step में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे. एक मोनोसैकेराइड का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में विथ अदर मोनोसैकेराइड. सो फर्स्ट मोनोसैकेराइड का फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड मोनोसैकेराइड का फोर्थ पोजीशन है. तो यहाँ पे जो एरो होगा 1 2 4 होगा. नाउ नेक्स्ट ग्लूकोज का डी लिखेंगे एंड देन ग्लूकोपिरानोज, यहाँ पे भी ग्लूकोपिरानोज लिखेंगे क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है तो पिरानो होगा. 5 मेंबर रिंग अगर रहता तो फ्यूरानो होगा, जो कि फ्रुक्टोज के केस में होता है. सो दीज आर द स्टेप्स टू नेमिंग द डाइसैकेराइड्स. Then the name of the second residue. If the third residue describes the second glycosidic bond by the same conventions, अगर थर्ड रेजिड्यू का ट्राइसैकेराइड होगा तो उसमें इसी तरह से आगे बढ़ेंगे. So to shorten the description of the complex polysaccharide, 3 letter abbreviations for the monosaccharides are often used. अब इस नाम को लंबा है, इसको शॉर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, 3 letter abbreviation. Following the convention for naming oligosaccharides, maltose is alpha D glucopyranosyl 1,4-D-glucopyranose. Because the most sugars encountered in this book are D-enantiomers and the pyranose form of exosis predominates. Means pyranose form जो होता है predominates करता है. We generally use a shortened version of the formal name of such compounds, giving the configuration of the anomeric carbon and naming the carbons joined by the glycosidic bond. In this एब्रीविएटेड नोमेनक्लेचर माल्टोज को क्या लिखेंगे, ग्लूकोपिरानोसाइल, और ग्लूकोपिरानोज को 3 लेटर एब्रीविएशन में लिखेंगे, दैट इज GLC एंड अल्फा 1 4.
सो द डाइसैकेराइड लैक्टोज। नाउ अब हम लैक्टोज पे आते हैं। लैक्टोज की अगर बात करें तो लैक्टोज होता है ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बनते हैं। जो फर्स्ट मोनोसैकेराइड होगा वो ग्लूकोज होगा। सेकेंड मोनोसैकेराइड यूनिट की बात करें तो गैलेक्टोज होगा। सेकेंड मोनोसैकेराइड क्या होगा? ग्लैक्टोज होगा। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का ये क्या है? डाइसैकेराइड है। लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज द गैलेक्टोज। और क्योंकि ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बना होता है तो अगर हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलेगा। सो विच एल्स डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस अकर्स नेचुरली इन मिल्क। लैक्टोज कहाँ होता है? लैक्टोज होता है मिल्क में, जो कि नेचुरली फॉर्म में होता है। एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यू इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन अवेलेबल होता है, मीन्स ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है? ये रिड्यूसिंग शुगर है। थस लैक्टोज इज a reducing sugar and its abbreviated name is gal बीटा 1 फॉर ग्लूकोज। यहाँ पे जो गैलेक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा, वो बीटा फॉर्म में होगा, अल्फा फॉर्म में नहीं होगा। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में थे, यहाँ पे गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों के दोनों बीटा फॉर्म में होंगे। नाउ सुक्रोज। सुक्रोज की अगर हम बात करें तो सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी बोलते हैं एंड इट इज अ डाइसैकेराइड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। इसमें 2 मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट के द्वारा बना हुआ है। इट मीन्स कि अगर सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 मोनोसैकेराइड मिलेगा, पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज है। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय प्लांट्स। सुक्रोज किसके द्वारा बनता है? प्लांट्स के द्वारा बनाता है। और वो जिस प्रोसेस के थ्रू ये सुक्रोज बनता है प्लांट के द्वारा, वो प्रोसेस है प्लांट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है? सुक्रोज एंड स्टार्च। अगर स्टोर करना है कार्बोहाइड्रेट को तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर जो ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म होते हैं, सपोज दैट कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? फोटोसिंथेसिस तो वहीं होगा जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा। और क्लोरोप्लास्ट बेसिकली लीफ के मीजोफिल सेल्स में होते हैं। सो लीफ से हमें कहाँ पहुंचाना है? रूट में पहुंचाना है, स्टेम में पहुंचाना है, तो वहां से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और स्टार्च ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म नहीं है। सुक्रोज इज ए ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ शुगर, इसीलिए सुक्रोज फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। और फोटोसिंथेसिस किस में होते हैं? प्लांट्स में होते हैं या फिर एल्गी में होते हैं। सो एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए एनिमल्स के द्वारा सुक्रोज नहीं बनाया जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट माल्टोज एंड लैक्टोज, सुक्रोज कंटेन्स नो फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम। Anomeric carbon of both monosaccharide units are involved in glycosidic bond। किसके फॉर्मेशन में? मीन्स सुक्रोज में ग्लूकोज का भी एनोमेरिक कार्बन और फ्रुक्टोज का भी एनोमेरिक कार्बन, दोनों का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होता है किस चीज के फॉर्मेशन में? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। मीन्स सुक्रोज में जो एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री नहीं है। और मैंने आपको सिखाया है कि वैसे डाइसैकेराइड जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं हो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और वैसे डाइसैकेराइड जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सो लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज, इन तीनों में नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? सुक्रोज। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर। सो इसी तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना है। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो उसको ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। जो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स है उसको ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ग्लाइकोसाइड्स किसको बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड्स इज ए नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या है? नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। इन दिस केस पोजीशंस ज्वाइंट आर एनोमेरिक कार्बन्स। In the abbreviated nomenclature, the double-headed arrow connects the symbol specifying the anomeric carbons and their configuration. So यहाँ पे हम जो यूज करेंगे बॉन्ड के डायरेक्शन का वो हम यूज करेंगे डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? डबल हेडेड एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों मोनोसैकेराइड्स का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है किस चीज में? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। सो दिस इज द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज या ग्लूकोज। सुक्रोज इज अ मेजर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सुक्रोज क्या है?
फोटोसिंथेसिस का मेजर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है एंड इन मेनी प्लांट्स इट इज द प्रिंसिपल फॉर्म इन विच शुगर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग शुगर है वो है ट्रीहेलोज। ट्रीहेलोज की अगर हम बात करें तो ये दो ग्लूकोज यूनिट से बनते हैं और दोनों ग्लूकोज यूनिट का जो कि एनोमेरिक कार्बन है वो इन्वॉल्व होता है किस चीज में, इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। सो एक डाइसैकेराइड डी ग्लूकोज दैट लाइक सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड ऑफ इंसेक्ट सर्विंग एज एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड। So this is the structure of lactose, sucrose and trehalose. लैक्टोज की अगर हम बात करें तो ये बीटा फॉर्म में होते हैं, मीन्स यहाँ पे OH जो होगा ऊपर की तरफ होगा और ये दूसरे ग्लूकोज यूनिट के गैलेक्टोज जो होगा वो बीटा फॉर्म में होगा और ग्लूकोज जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, ये भी बीटा फॉर्म में होगा। लेकिन ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री है, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन जो कि फ्री है मतलब रिड्यूसिंग शुगर है। सो लैक्टोज की अगर हम बात करें तो लैक्टोज दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बनते हैं, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। वहीं पे सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज भी डाइसैकेराइड होते हैं, ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से बनते हैं। फ्रुक्टोज क्या है, इट इज ए 5 मेंबर रिंग। वहीं पे ग्लूकोज की बात करें तो ये 6 मेंबर रिंग है, इसलिए इसको पिरानो बोलते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज को फ्यूरानो बोलते हैं। अब इसमें जो बॉन्ड बनता है ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म होगा, लेकिन फ्रुक्टोज का बीटा फॉर्म होगा। फ्रुक्टोज का क्या होगा, बीटा फॉर्म होगा, क्योंकि CH2OH और CH2OH जो एनोमेरिक कार्बन पे है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। 6th कार्बन पे जो फर्स्ट कार्बन का CH2OH और 6th कार्बन का CH2OH अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये सेम डायरेक्शन में होगा तो ये अल्फा फॉर्म होगा, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बीटा फॉर्म होगा। और जो ग्लूकोज का OH है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इट मीन्स कि ये अल्फा फॉर्म है। सो सुक्रोज में जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा होता है और फ्रुक्टोज जो होता है वो बीटा होता है। सिमिलरली ट्रीहेलोज की बात कर रहे हैं तो ये दो ग्लूकोज यूनिट का डाइसैकेराइड है और यहाँ पे जो एक ग्लूकोज होगा वो अल्फा फॉर्म होगा, दूसरा ग्लूकोज जो होगा वो भी अल्फा फॉर्म में ही होगा, मीन्स यहाँ पे दोनों ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में होंगे। और जो एनोमेरिक कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है उसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइसैकेराइड्स एंड दिस इज द टेबल दैट शोज द एब्रिविएशन ऑफ कॉमन मोनोसैकेराइड्स एंड सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। जैसे एबिकोस ABE, बेसिकली ये 3 लेटर एब्रिविएशन है, लेकिन जो मॉडिफाइड होते हैं मॉडिफिकेशन में उनके मॉडिफाइड फॉर्म को भी इंक्लूड करते हैं। अराबिनोज को ARA से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रुक्टोज को FRU से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूकोज को FUC से रिप्रेजेंट करते हैं, गैलेक्टोज को GAL से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूकोज को GLC से रिप्रेजेंट करते हैं, मैनोज को MAN से रिप्रेजेंट करते हैं, रैमनोज को RH से रिप्रेजेंट करते हैं, राइबोज को RIB, जाइलोज को XYL। These are the modification. ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ग्लैक्टोसामिन, ग्लूकोसामिन, N-एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन, N-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, इड्यूरोनिक एसिड, मिरामिक एसिड, N-एसिटाइल मिरामिक एसिड एंड N-एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड जो कि सियालिक एसिड भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइसैकेराइड्स। अब हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स की समरी क्या है। शुगर्स जिसको सैकेराइड्स भी बोलते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एंड 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, और दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, उसमें 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मोनोसैकेराइड जनरली कंटेन सेवरल कायरल कार्बन। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे। कायरल कार्बन कौन सा क्या होता है, कायरल कार्बन की बात करें तो वैसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्योंकि कार्बन में टेट्रावैलेंसी की यूनिक प्रॉपर्टी है, मींस कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। सो टेट्रावैलेंसी इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। और मोनोसैकेराइड्स जितने भी हैं एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन को छोड़कर सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स में कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ स्टीरियोकेमिकल फॉर्म्स व्हिच मे बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर एज फिशर प्रोजेक्शन। ईपीमर्स की बात करें तो वैसा शुगर है जिनका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक कार्बन एटम से डिफर करता है, जैसे ग्लूकोज एंड मैनोज। ग्लूकोज एंड मैनोज की बात करें तो आपको मैंने क्या सिखाया है, GM से याद करना है एंड GG से याद करना है। GM इज GM2, GG इज GG4। ग्लूकोज एंड मैनोज सेकेंड कार्बन पे ये डिफरेंस शो करते हैं।
ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फोर्थ कार्बन पे क्या करते हैं, डिफरेंस शो करते हैं। मोनोसैकराइड्स कॉमनली फॉर्म इंटरनल हेमीएसिटल और हेमीकीटल इन विच द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ज्वाइंस विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल क्रिएटिंग ए साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए हावर्थ पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। मीन्स मोनोसैकराइड्स की बात करें तो उसमें इंटरनल हेमीएसिटल और हेमीकीटल होता है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की बात करें तो वो ज्वाइन करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है और उसको हावर्थ पर्सपेक्टिव फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन एटम ओरिजिनली फाउंड इन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एनोमेरिक कार्बन कैन assume either the two configuration alpha and beta which are interconvertible by muta rotation. In the linear form which is in equilibrium with cyclized form, anomeric carbon is easily oxidized. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन मोनोसैकेराइड कैन ऐड टू द एनोमेरिक कार्बन ऑफ ए सेकंड मोनोसैकेराइड टू फॉर्म एन एसिटल। एक मोनोसैकेराइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करता है किस पे, दूसरे मोनोसैकेराइड के एनोमेरिक कार्बन से, एंड इन दिस डाइसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रोटेक्ट्स द एनोमेरिक कार्बन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो ये शॉर्ट पॉलीमर है ऑफ सेवरल मोनोसैकेराइड्स, बेसिकली 2 to 9 होता है, एंड एट वन एंड ऑफ द चेन द रिड्यूसिंग एंड इज ए मोनोसैकेराइड यूनिट whose anomeric carbon is not involved in glycosidic bond. The common nomenclature for di and oligosaccharide specifies the order of monosaccharide units, the configuration at each anomeric carbon, and the carbon atoms involved in glycosidic linkages. So this is all about the disaccharides, and in my next lecture we will discuss about polysaccharides in detail, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है as monosaccharides and disaccharides की तरह। So आपके एग्जाम में अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पे स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं पॉलीसैकेराइड्स, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।